कोई भी मैटर जब लाइट एब्जॉर्ब करता है तो उसके कुछ अपने रीजंस हैं लाइट एब्जॉर्ब करने के कि क्यों करेगा वो लाइट एब्जॉर्ब, उसको क्या जरूरत है लाइट एब्जॉर्ब करने की। ठीक है ना। तो उसके बारे में हम पहले हालांकि डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों लाइट एब्जॉर्ब करता है। बट यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि जब एटम्स मिलकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और मॉलिक्यूल्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो ओवरलैपिंग करेंगे, ओवरलैपिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जिसकी वजह से वो बॉन्ड पे बन जाता है। तो जिस तरह के बॉन्ड बनते हैं वो बॉन्ड्स होते हैं या तो सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं, या वो पाई बॉन्ड्स हो सकते हैं, या उसमें ऐसा इलेक्ट्रॉन हो सकता है जो किसी तरह का कोई बॉन्ड ना बनाए। तो इस तरह के जो ऑर्बिटल्स हैं उन्हें हम बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जो बॉन्ड बनाते हैं वो होते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है। और जो ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें जो बॉन्ड नहीं बनाते और जो एम्प्टी होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और एक ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं जो खाली भी नहीं होते और बॉन्ड भी नहीं बनाते, उन्हें हम बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। और इनमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग में अगर प्रेजेंट होगा तो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और यहां अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उनको हम बोलते हैं। ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये वाले जिसमें बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आते हैं ये कहलाते हैं आपके होमो। और ऐसे ऑर्बिटल्स जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं वो कहलाते हैं लोमो। ठीक है। ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाएगा कहीं से तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है वो हमेशा कहां से कहां होता है, वो हमेशा होमो से लोमो में होता है हमेशा। ठीक है ना। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके जाता है या ट्रांसफर होकर के जाता है। और ये हमारे पास में तीन जो ऑर्बिटल हैं वो हमारे पास क्या है, होमो के। और ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे पास लूमो के। इसके अकॉर्डिंग जब एनर्जी प्रोवाइड होती है इस तरह से तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर सकता है। जो मैंने आपको बताया था कि ये सिग्मा ऑर्बिटल का जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में जा सकता है। सिग्मा सिग्मा स्टार टाइप का ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है। या फिर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा और अपने एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल में चला जाएगा। ठीक है। ये तो वो रहे जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स थे। अब हम बात करेंगे उनकी जो एंटी बॉन्डिंग के, नॉन बॉन्डिंग के। तो एक ऑर्बिटल आपका होता है ये नॉन बॉन्डिंग, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है, वो जा सकता है पाई के एंटी बॉन्डिंग में। और या फिर इलेक्ट्रॉन कहां जा सकता है, वो सिग्मा के एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा सकता है। इस तरह की ट्रांजिशंस हमें देखने को मिलती हैं जिसको मैंने आप लोगों को बताया था। तो ये जो सिग्मा सिग्मा स्टार टाइप की ट्रांजिशन है, जो पहली ट्रांजिशन हम बात करते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में ट्रांसफर करना। ये आपके कैसे बॉन्ड्स होते हैं जो ट्रांसफर करते हैं, वो होते हैं हमारे पास सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स वो होते हैं जहां पर सभी सिंगल बॉन्डेड हों।
जैसे कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। अगर इनका बैंड ऑप्शन देखें कि बैंड एब्जॉर्प्शन कहां पर है, तो ये जो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड होगा ये तकरीबन 130 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन करता है, और कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन वो एब्जॉर्प्शन करता है करीब करीब 122 नैनोमीटर। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन इस पाई ऑर्बिटल से सिग्मा ऑर्बिटल से इस सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, अगर हमारे पास में क्या हो, हमारे पास हो दूसरा ट्रांजिशन, और दूसरा ट्रांजिशन है हमारे पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स पाई स्टार ऑर्बिटल में पहुंच जाते हैं, और इस तरह का ट्रांजिशन हमें देखने को मिलता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड्स या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ये जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? एल्कीन्स, एल्कीन। और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है वो होते हैं एल्काइन। ठीक है, तो एल्कीन्स जो एब्जॉर्प्शन करते हैं वो करीब एब्जॉर्प्शन करते हैं 175 नैनोमीटर पर, और एल्काइंस जब एब्जॉर्प्शन करते हैं तो वो करते हैं 170 नैनोमीटर पर। ठीक है, तो इस तरह के कंपाउंड्स के अंदर पाई पाई जो ट्रांजिशन है वो हमें देखने को मिलता है, पाई पाई स्टार टाइप का ट्रांजिशन। एक वो कंपाउंड्स होते हैं, तीसरी जो ट्रांजिशन होती है वो होती है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां चला जाए? वो चला जाए आपका पाई स्टार में। जो अभी हमने यहां देखा था कि हमने डिस्कशन किस किस का किया, हमने पहले डिस्कशन किया पाई पाई स्टार का, सिग्मा सिग्मा स्टार का, दूसरा डिस्कशन किया हमने पाई पाई स्टार का, अब हम यहां पर तीसरा डिस्कशन कर रहे हैं एन पाई स्टार का। ठीक है, तो हम यहाँ एन पाई स्टार का ट्रांजिशन देख रहे हैं कि एन पाई ट्रांजिशन जो है वो कहां पर देखने को मिलेगा। तो देखो, ऐसा कंपाउंड जहां पे पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड का मतलब डायरेक्टली हो गया या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो कोई भी अनसैचुरेटेड तो होगा ही होगा, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त तो होगा ही होगा। साथ में और कैसा होगा? ऐसा कंपाउंड होगा जिसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, है ना। ये जो एन नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट हो, जैसे कि कैसे कंपाउंड? जैसे कि मान लीजिए कि ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो अनसैचुरेटेड तो ये आ ही गया, और साथ में क्या है? इसके पास में ये लोन पेयर भी है या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी है। अनसैचुरेटेड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वाले कंपाउंड्स ये होते हैं। तो ये जो कंपाउंड है वो कैसा कंपाउंड हो गया? इस कंपाउंड को हम बोलेंगे कार्बोनिल, कार्बोनिल कंपाउंड। ये जब एब्जॉर्प्शन करता है कार्बोनिल कंपाउंड, तो कैसी एब्जॉर्प्शन करेगा? इसका ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये कहां जाएगा? ये इस पाई स्टार में चला जाएगा, और ये कब जाता है? जब इसकी एब्जॉर्प्शन होती है करीब करीब 280 नैनोमीटर से 290 नैनोमीटर। ठीक है, तब ये कार्बोनिल वाला जो नॉन बॉन्डिंग जो ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो मूव कर जाते हैं। अब साथ में देखो, इसमें ये सिग्मा बॉन्ड भी है और ये पाई बॉन्ड भी है, ये पाई बॉन्ड भी है, तो इसमें पाई पाई ट्रांजिशन भी होगा, एन पाई स्टार ट्रांजिशन भी है, और इसमें जो पाई पाई स्टार ट्रांजिशन है वो भी होगा, दोनों होंगे, ये भी होगा
जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी होंगे। तो जो पाई पाई स्टार टाइप का जो ट्रांजिशन होगा वो इस कार्बोनिल में कहां पर होगा? ये तो हो गया नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार में, और जो पाई से पाई स्टार में होगा वो होगा करीब करीब 188 नैनोमीटर में। ठीक। और अब अगर इनको कंपेयर करें इन दोनों को कि साहब ये जो एन पाई स्टार है और पाई पाई स्टार टाइप का जो ट्रांजिशन है उसमें ज्यादा एनर्जी या ज्यादा वेवलेंथ कहां पर है? तो एनर्जी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो हमें पता है, H इक्वल्स टू एच न्यू। न्यू जो होता है वो C अपॉन लैम्बडा होता है, ठीक है ना, एनर्जी। तो इस वजह से अगर आप एनर्जी को देखो तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? लैम्बडा के। ये लैम्बडा नीचे है, ये इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब ये जो लैम्बडा की वैल्यू है ये अगर घटती है तो इस एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर इस लैम्बडा की वैल्यू बढ़ती है तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये एक दूसरे के अपोजिटिवली एक अपोजिट रिलेशन इनमें होता है। तो अगर आप एनर्जी को देखें कि किसकी एनर्जी ज्यादा है इसमें, ये जो आपके पास में एन से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन पहुंचा और एक आपके पास में पाई से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन पहुंचा, दोनों में से किसकी एनर्जी ज्यादा है? ठीक है ना। तो वो आपको अगर बताना हो तो आप कैसे बताओगे? तो इसको ऐसे ना लिख करके मैं इधर लिख दूं, ऐसे। तो आप मुझे देखो यहां कि ये है 188 नैनोमीटर और ये है 280 से 290 नैनोमीटर। मतलब किसकी, अगर हम यहां पहले वेवलेंथ की बात कर लें, वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ की बात अगर हम करें तो वेवलेंथ किसकी ज्यादा है? वेवलेंथ ज्यादा है इसकी एन पाई स्टार की, एन पाई स्टार। तो आप इसको यूं बताओगे साहब एन पाई स्टार की वेवलेंथ ज्यादा है। और अगर आप यहां पर एनर्जी के टर्म में बात करोगे तो ये जो एन पाई स्टार है और ये हमारे पास में पाई पाई स्टार है, इसमें एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है तो इसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा। और ये क्या है? एन, ये वाला पाई पाई स्टार टाइप का। तो एनर्जी जो है वो पाई पाई स्टार की ज्यादा होगी और वेवलेंथ जो है वो एन पाई स्टार की ज्यादा होगी। ठीक है। तो इस तरह से आप एनर्जी और वेवलेंथ को यहाँ पे समझ सकते हो कि किसका पीक, जब आप एब्जॉर्प्शन और लैम्बडा में जब ग्राफ खींचोगे तो एक ग्राफ जो है वो आपका ये आएगा और एक ग्राफ आपका ये आएगा। तो ये आपके पास में लैम्बडा मैक्स और ये आपके पास में लैम्बडा मैक्स। तो एक लैम्बडा मैक्स आ रहा है आपका 188 नैनोमीटर पर और एक आ रहा है आपका 280 से 290 नैनोमीटर के बीच। तो आप ये देख रहे हो कि वेवलेंथ क्या है? इसकी ज्यादा है। तो ये वाला जो एब्जॉर्प्शन बैंड आएगा वो किसकी वजह से आएगा? वो आएगा पाई पाई स्टार टाइप से। और ये जो 188 जो एब्जॉर्प्शन बैंड आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है? वो आ रहा है आपका एन पाई स्टार टाइप का एब्जॉर्प्शन। ठीक है। अभी थोड़ा सा और क्लियर जो हो गया होगा कि किस तरह से यह होता है। ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक और तरीके का ट्रांजिशन होता है। जब एनर्जी वहां पे आप डालोगे तो एक एन सिग्मा स्टार टाइप का ट्रांजिशन भी होगा। ये एन, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सिग्मा वाले। तो ये आपके पास में फोर्थ एक ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा जो होगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है उसमें मूव कर जाएगा। अब ये किस में होगा? ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे, देखो अब सिग्मा है तो ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जो कैसे हैं? सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। साथ में इसमें जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स जहां पे सैचुरेशन हो और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो वो इस कैटेगरी में आएंगे। अब वो कौन कौन सी कैटेगरी हो सकती है, वो किस तरह के कंपाउंड्स हो सकते हैं? वो हो सकते हैं देखो ऐसे जिसमें हो क्या? एल्कोहल, ये ROH,
तो देखो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और सिग्मा बॉन्ड यहां पर है ही, ठीक है। तो ये एल्कोहल्स हो सकते हैं, ये ईथर्स हो सकते हैं। ईथर अगर होगा तो क्या होगा, आर ओ आर, ये जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को हमने एल्किल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया तो ये ईथर बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गए एल्कोहल्स, ये हमारे पास हो गए ईथर्स। और क्या हो सकते हैं, और हो सकते हैं एमीन्स, है ना। एमीन्स क्या होते हैं, आर एन एच टू टाइप के हो सकते हैं ये। अब देखो ये सिग्मा बॉन्ड तो यहाँ पे सारे के सारे, किसी के पास में भी डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सबके पास सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। और जब सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है कि सिग्मा स्टार टाइप के में जाएगा। और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है इसलिए ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। तो ये हो सकते हैं एमीन्स हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, और कोई सल्फर के कंपाउंड्स हो सकते हैं, जैसे थायोल्स हो सकते हैं, आर एस एच, ये ऑक्सीजन फैमिली का ही होता है सल्फर, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर, ये जो एल्कोहल्स हैं और ये एल्कोहल्स, तो ये थायो एल्कोहल्स हैं क्योंकि इसमें सल्फर है, थायो ग्रुप। तो इस तरह से, ठीक है। सो ये हमारे पास में अलग अलग तरह के कंपाउंड्स, और इन सभी में ये सारे के सारे जो आपने यहाँ पे कंपाउंड्स देखे, इन सभी में एन सिग्मा स्टार टाइप का ट्रांजिशन हमें देखने को मिलेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड्स विथ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है ना। अब जैसे एल्कोहल्स और की अगर हम बात करें कि सब एल्कोहल्स जो हैं, ये एल्कोहल्स और एमीन्स, ये दोनों जो एब्जॉर्प्शन दिखाते हैं वो दिखाते हैं करीब करीब 175 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर। और ये वाले जो कंपाउंड्स हैं, जो थायोल्स हैं ये, या फिर ये एल्कोहल वो हैं क्या कहते हैं इनको, ईथर्स, ये जो दिखाते हैं ये करीब करीब दिखाते हैं 200 नैनोमीटर से 220 नैनोमीटर, ठीक है। तो ये इनका एक अलग तरीके का एब्जॉर्प्शन जो यहाँ पे, और भी स्पेसिफिक आप इसको कर सकते हो कि एल्कोहल्स एग्जैक्टली कहाँ दिखाएंगे, तो आप यहाँ पर उस तरह से भी बात कर सकते हो। तो मैं अगर आपको यहाँ पर, अभी तो मैंने रेंज बताई है क्योंकि अलग अलग तरह के अल्कोहल्स अलग अलग तरीके से एब्जॉर्प्शन करते हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं एल्कोहल्स की। तो एल्कोहल्स जो दिखाएंगे जिसमें नॉन बॉन्डिंग सिग्मा स्टार टाइप का ट्रांजिशन होगा, नॉन बॉन्डिंग सिग्मा स्टार टाइप का, तो ये दिखाता है करीब 180 नैनोमीटर पर एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। जो एल्कोहल्स दिखाते हैं वो दिखाते हैं करीब करीब 190 नैनोमीटर पे। ये जो दिखाते हैं एमीन्स, ये भी करीब करीब 190 नैनोमीटर पर शो करते हैं, ठीक है ना। और जो इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं ये 210 नैनोमीटर पर थायो जो ग्रुप्स वाले जो कंपाउंड्स हैं ये दिखाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरीके के जो कंपाउंड्स हैं उनका ये एब्जॉर्प्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करता है, और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाता है, जो सिग्मा का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, जो लूमो ऑर्बिटल है, वहां पहुंच जाता है। तो इस तरह का ट्रांजिशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। सो आई थिंक आप लोगों को ये सारे के सारे जो ट्रांजिशंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। नाउ ये ट्रांजिशन होते ही क्यों है, ठीक है ना। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन क्यों होते हैं। ट्रांजिशन इसलिए होते हैं क्योंकि एक आपके पास में होता है कोई भी न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन जिस भी उसमें है, चाहे वो सिग्मा बॉन्ड में हो सकता है, ये पाई बॉन्ड में हो सकता है, ये नॉन बॉन्डिंग में हो सकता है, इनमें से किसी में भी होगा, ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी इसके ऊपर पड़ेगी, ये एनर्जी इसके ऊपर पड़ेगी और ये एनर्जी लेकर के हायर शेल के अंदर
मूव कर जाएगा, या लूमो में ये होमो जो है ये लूमो में जो आपका क्या हो सकता है, वो पाई स्टार हो सकता है या वो सिग्मा स्टार हो सकता है, उसके अंदर मूव करके चला जाता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस न्यूक्लियस से बाउंड होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से कितना बाउंड होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक जैसे, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, अब ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से कुछ अलग तरीके का अट्रैक्शन शो करेगा, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस से अलग तरीके का अट्रैक्शन शो करेगा। जैसे मान लो कि हमारे पास में कार्बन हो, कार्बन, ठीक है, अब कार्बन जो है वो 1s2, 2s2 और 2p2, इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो अलग है, 2s वाले इलेक्ट्रॉन्स वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे, और 2p वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग तरीके से बिहेव करेंगे, और है वो सेकंड शेल ही। अगर यहाँ पर हम सेकंड शेल भी बना दें, ये सेकंड शेल हमने बना दिया, तो यहाँ पे 2s भी प्रेजेंट है, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं, ये 2s के हो गए, और 2p के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक ये मान लीजिए 2p का हो गया, ये 2p का, तो ये 2s का है, ये 2s का है, ये 2p का है, ये 2p का है। अब कहने को तो ये यही शेल है, लेकिन इंटरेक्ट कौन करेगा, तो हर इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के साथ अलग तरीके से बंधा हुआ होता है। तो इलेक्ट्रॉन तो वही है, लेकिन डिसाइड कौन कर रहा है, डिसाइड कर रहा है ये न्यूक्लियस। तो जो एब्जॉर्प्शन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होते, न्यूक्लियस की वजह से होते। इलेक्ट्रॉन तो सब जगह एक जैसे ही है, लेकिन न्यूक्लियस उसका किस तरह का है वो डिसाइड करता है कि किस तरह का जो एब्जॉर्प्शन है वो होगा, या किस तरह का ट्रांजिशन होगा, ठीक है ना। अगर ये न्यूक्लियस ना चाहे तो ये इलेक्ट्रॉन को देगा ही नहीं, ये इस 2s के इलेक्ट्रॉन को देगा ही नहीं, ये जो 2s के इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये वाले, इनको ये देगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये इनर अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, तो ये जब एनर्जी आप इसको दोगे इस पूरे एटम को, तो ये अंदर के इलेक्ट्रॉन्स तक ना जाकर के केवल बाहर के इलेक्ट्रॉन्स तक रहेगी। ये किसने डिसाइड किया, ये न्यूक्लियस ने डिसाइड किया, ठीक है ना। तो न्यूक्लियाई जो है वो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां मूव करके जाता है, ठीक है। तो जो भी वेवलेंथ की एनर्जी इस पर पड़ेगी, तो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाएगा, तो कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियस डिसाइड करेगा, न्यूक्लियाई जो है वो डिटरमाइन करेगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस तरह का होगा, कि वो पाई पाई स्टार होगा, वो सिग्मा सिग्मा स्टार होगा, या वो एन सिग्मा स्टार होगा, या एन पाई स्टार होगा, ठीक है ना। वो उस तरह की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और रेडिएशन लेकर के और एब्जॉर्प्शन कर लेगा और एक बैंड आपको दिखाएगा, ठीक है। नाउ अब हम बात करेंगे हमारे अगले टॉपिक की, जैसे हम बोलते हैं क्रोमोफोर। क्रोमोफोर अब ये 2 शब्दों से मिलकर के बना है, क्रोमा, क्रोमो का मतलब होता है कलर, ठीक है ना। 4 गिविंग, कलर देने वाले जो भी सब्सटेंसेस होंगे उनको हम क्रोमोफोर बोलेंगे, या कलर देने वाले जो भी ग्रुप्स होंगे उनको हम क्रोमोफोर ग्रुप बोलेंगे। या कोई भी एटम हो सकता है जो कलर देने वाला हो, तो वो ग्रुप हो सकता है, वो एटम हो सकता है, वो कोई आयन हो सकता है, ठीक है ना। तो जो भी कलर इंपार्टिंग हो, जो भी कलर देने वाला हो, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर बोलते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो कलर देता हो, या जिसकी वजह से कलर आता हो, या जो कलर देने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर बोलते हैं, ठीक है ना। और अगर हम यूवी और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराना पड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन आपके पास में है, इसको क्या कराना पड़ेगा, इसका ट्रांजिशन करवाना पड़ेगा। और ट्रांजिशन का मतलब है एक लेवल से दूसरे लेवल में, इसीलिए हम होमो जो
इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम ल्यूमो इलेक्ट्रॉन्स में मतलब ट्रांजिशन कर देते हैं या ऑर्बिटल्स में ट्रांजिशन कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। और जब आप यूवी की बात कर रहे थे मैं, तो यहाँ पर जो वेवलेंथ है, जो स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हो, तो मैंने आपको बताया था कि जिनकी वेवलेंथ, अगर ये मान लीजिए कि ये विजिबल रेंज है, ये विजिबल रेंज है, विजिबल, इस तरफ हम मान लेते हैं कि ये अल्ट्रा वायलेट रेंज है, ठीक है। और अगर हम और इस तरफ आकर जाते हैं तो ये इंफ्रारेड रेंज। तो ये छोटी सी जो रेंज है वो विजिबल है, ये जो रेंज है वो यूवी है, ये जो रेंज है वो आईआर है, ठीक है ना। और ये छोटी सी रेंज जो है वो विजिबल रेंज है। तो आप यहां देखो कि वेवलेंथ की जो वैल्यू है, वेवलेंथ, वो इधर बढ़ रही है। और अगर हम इस तरफ मूव करते हैं, इंफ्रारेड की तरफ मूव करते हैं, तो वेवलेंथ क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और वेवलेंथ बढ़ती जाएगी तो एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाती है। तो एनर्जी की जो वैल्यू है, एनर्जी की जो वैल्यू है वो क्या होगी? कम होगी। और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यूवी। और यूवी का मतलब हुआ कि वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा। तो वेवलेंथ कम, एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा होगी तो हम इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह एक्साइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो सबसे ज्यादा यहां पर ट्रांजिशन कर पाएंगे वो कौन से कर पाएंगे? वो ऐसे कर पाएंगे जिनके पास में क्या हो? ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास में पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ठीक है। अब ये आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन्स अकेले नहीं होते, सिग्मा बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड मान लीजिए कहीं पर है तो एक बॉन्ड सिग्मा है और एक बॉन्ड पाई है। बट यहां पर पाई बॉन्ड ये होना चाहिए, पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। या ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जो नॉन बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग। और ये सिग्मा वालों के साथ में भी हो सकते हैं, ये पाई वालों के साथ में भी हो सकते हैं। सिग्मा वालों के साथ में तब होगा जब ये OH है मान लो, पाई वालों के साथ में कब है? जब ये कार्बोनिल है, ये देखो, ठीक है ना। तो ये सिग्मा वाले के साथ में भी है नॉन बॉन्डिंग और पाई वाले के साथ में, दोनों के साथ में। तो मैं यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं? मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन के लिए आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जिसकी वजह से हम इस तरफ मूव करते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर कहीं पर हैं, मान लीजिए कि पाई इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में, एक सबसे छोटी स्पीसी हम बात करते हैं, ये, इसको हम बोलेंगे एल्कीन। इस तरह से हम लिख देंगे तो ये हो जाएगी एथीन, क्योंकि इसमें 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ। तो मल्टीपल बॉन्ड्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ही कम एनर्जी लेकर के ये इलेक्ट्रॉन जो होमो ऑर्बिटल है उससे लूमो ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को पहुंचा देगा, ठीक है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड्स वहां पे प्रेजेंट होने चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे, अब डबल बॉन्ड्स का मतलब ये है, अगर ज्यादा डबल बॉन्ड्स लेने हैं तो यहां पर डबल बॉन्ड्स कॉन्जुगेशन में मिलते हैं, संयुग्मन में, कि एक डबल बॉन्ड हो गया किसी एक स्पीशीज में। अगर आपको 2 डबल बॉन्ड रखने हैं तो 2 डबल बॉन्ड वाला जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं डाईईन। ये हमारे पास में जो कंपाउंड है वो क्या है? ईन, एक डबल बॉन्ड, 2 हैं तो डाईईन, और अगर 3 होंगे तो ट्राईईन, 4 होंगे तो टेट्राईन, 5 होंगे तो पेंटाईन। तो जितने ज्यादा डबल बॉन्ड्स होंगे उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन दिखाएगा। और इस तरह से अल्टरनेट क्रम में अगर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इस तरह से अगर रहते हैं तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? कॉन्ज्यूगेशन, कॉन्ज्यूगेशन। और अगर कॉन्जुगेशन कहीं पर प्रेजेंट है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा क्या होंगे? ट्रांजिशन होगा। और जितना ज्यादा ट्रांजिशन होगा वो उतना ही ज्यादा कलर शो
करेगा। तो मेरे बताने का यहाँ पर क्या मतलब है, मेरा मतलब ये है कि ऐसा कोई भी फंक्शनल ग्रुप वो अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो जो कलर देता हो उसे हम बोलते हैं क्रोमोफोर। अब ये कई तरीके के हो सकते हैं। कई तरीके के मतलब वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला भी हो सकता है, ठीक है ना। वो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो भी हो सकता है। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पे क्रोमोफोर्स हो सकते हैं, ठीक है, क्लियर। और ये क्रोमोफोर कॉन्जुगेशन में भी हो सकते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है ये कॉन्जुगेशन में भी हो सकते हैं, मतलब अल्टरनेट क्रम में सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल इस तरह का कॉन्जुगेशन भी हो सकता है। तो ये जो बिहेवियर है, कलर बिहेवियर, ये सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो किया था विटिंग ने। विटिंग, ठीक है ना, सॉरी, विट ने। तो विट ने अपनी एक कलर थ्योरी दी और उन्होंने ये जो जितनी भी बातें मैंने आपको अभी बताई हैं वो सब किसने बताई, विट ने बताई अपनी थ्योरी में, जो उसकी कलर के ऊपर थ्योरी थी। और उन्होंने कहा कि जितने भी क्रोमोफोर्स प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे ऐसे होंगे जिसमें पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जहां पे भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा वो कलर इंपार्ट जरूर करेगा, और जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उतना ही ज्यादा कलर इंपार्ट करेगा या उतना ही ज्यादा कलर देगा, ठीक है। ये विट ने अपनी कलर थ्योरी के अंदर कहा, और उन सब्सटेंसेस को, उन ग्रुप्स को, उन एटम्स को, उन आयंस को उसने क्रोमोफोर का नाम दिया। अब एक नई चीज और हम पढ़ते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑक्सोक्रोम्स। ऑक्सोक्रोम्स, एक हमने पढ़ा क्रोमोफोर और एक हम पढ़ते हैं ऑक्सोक्रोम। तो देखो, अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई कंपाउंड है, ये आर एक कंपाउंड है और इससे जुड़ा होने वाला ये जो एक्स है ये कुछ भी हो सकता है। अगर ये OH है, ये SH है, ये OR है, वो जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताए, ये NH2, ये X कुछ भी हो सकता है। ये जो X है ये कुछ भी हो सकता है इनमें से। तो ये बिहेवियर जो होगा वो कैसा होगा, क्रोमोफोर का। ये बिहेवियर जो होगा वो होगा क्रोमोफोर। अगर ये प्रेजेंट नहीं है, ये H ही है, मान लीजिए कि R और इधर H, तो ये क्रोमोफोर नहीं है, ठीक है ना। तो ये कलर इंपार्ट नहीं करेगा, कलर जो है वो नहीं देगा, नहीं देगा। लेकिन अगर ये इनमें से कोई है, ये X, तो कलर देगा, ठीक है। देन फिर कलर आपको देखने को मिलेगा कि साहब ये कलर दे रहा है, ओके। तो ये तो आपने कह दिया कि साहब क्रोमोफोर है अगर वो कलर देता है तो। लेकिन कुछ जो क्रोमोफोर्स हैं, उन क्रोमोफोर्स का जो हाइड्रोजन एटम है उसको रिप्लेस कर दिया जाए या हटा करके कोई और एटम लगा दिया जाए, ठीक है ना। जो कलर तो नहीं दे रहा, लेकिन जो भी कलर वो दे रहा है, मान लीजिए कि यहां पे वो रेड कलर दे रहा था और हमने एक ग्रुप ऐसा जोड़ दिया जो कलर तो नहीं दे रहा, क्योंकि कलर देने वाले तो क्रोमोफोर कहलाते हैं, लेकिन ये कलर जो पहले लाइट था, उस ऑक्सोक्रोम को लगाने के बाद, एक ऐसे ग्रुप को लगाने के बाद जो इसके कलर को क्या कर देगा, डार्क कर देगा। वो रेड तो रहेगा लेकिन कैसा होगा, डार्क। तो इसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दिया। तो ऐसे ग्रुप्स को हम बोलते हैं ऑक्सोक्रोम्स, ठीक है। क्रोमोफोर वो जो कलर देता है, और ऑक्सोक्रोम वो जो पहले से मौजूद कलर को और ज्यादा गहरा कर देता है या इंटेंस कर देता है या डार्क कर देता है, मतलब एनहांसमेंट कर देता है कलर्स का, ठीक है ना। उस तरह के
ग्रुप्स को, सब्सटेंसेस को आप ऑक्सोक्रोम बोलते हो। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर दोनों के अंदर अंतर समझ में आ रहा होगा। क्रोमोफोर वो जो कलर देते हैं, कलर देने वाले, और ऑक्सोक्रोम क्या है? जो भी कलर वहां क्रोमोफोर ने दिया है उस कलर को क्या कर देते हैं, और ज्यादा इंटेंस या डार्क करते हैं। ठीक है, तो वो आप बता सकते हो। तो दोनों चीजें आपको समझ में आ गई कि किस तरह से कलर इंपार्टिंग और कलर को एनहांस करने वाले ग्रुप्स अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो वहां पे हमें कलर देखने को मिलता है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉन्जुगेशन अगर कहीं पर है तो कॉन्जुगेशन क्या करता है, जो एब्जॉर्प्शन बैंड है उस एब्जॉर्प्शन बैंड को और ज्यादा लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ लेकर के जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ठीक है, एक आपके पास में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ये कॉन्जुगेशन ये दो के साथ में है, आगे भी हो सकता है। ये यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, तो 3 डबल बॉन्ड्स को दिखाने के लिए इस तरह से दिखा दो, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल। तो ये सिंगल, सॉरी डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड्स हो गए। देखो 1 2 3, यहाँ पे देखोगे तो 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड, यहाँ देखोगे तो सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड। इस तरह से और भी हो सकते हैं, आप 4 के साथ भी ले सकते हो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो 4 हो गए। 1 2, जब मैं यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये डबल सिंगल और डबल, 1 2 3 और 4, ये 4 डबल बॉन्ड्स। तो ये हमारे पास में ईन है, डाईईन है, ट्राईईन है, टेट्राईन है। तो जैसे जैसे हमारे पास ये इंक्रीज होता जा रहा है डबल बॉन्ड, वैसे वैसे इनमें कॉन्जुगेशन क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, या संयुग्मन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। और अगर ये संयुग्मन इंक्रीज होता जाएगा तो जो वेवलेंथ इसको मिलेगी, ये जो जिस वेवलेंथ पर एब्जॉर्प्शन करेगा वो एब्जॉर्प्शन करेगा 170 नैनोमीटर पे, और अगर डाईन आपने ली तो वो 217 नैनोमीटर पे, और अगर हमने ट्राईन ली तो 200